चुके हैं, कितना क्रेज है कि नए टॉपिक को कोई पढ़ा रहा है तो जाके मैं सबसे पहले पढ़ूं, और माइंड मैप पे सीईटी के सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के बारे में सारी बातें बता दी। फिर दूसरा टॉपिक सीपीआर पूरा करवा दिया। सीपीआर से एक सामान्य सा क्वेश्चन आ जाएगा, थ्योरी पूरी क्लियर है, नोट्स को रिवीजन कर लेना और इसके एमसीक्यू भी हो जाएंगे। बधाई हो, सीईटी के अंदर 2 क्वेश्चन नए आपने तैयार कर लिए। तीसरा प्रश्न आपका जो सीईटी में बनेगा वह नशीले पदार्थों का दुरुपयोग से बनेगा, और दुरुपयोग के प्रकार कौन कौन से हैं, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार कौन कौन से हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हो। देखो क्या होता है कि यारी, संगति, दोस्ती वगैरह में, सच बताना तुम लोग कमेंट बॉक्स में मुझे, घर से बाहर रहने को आए होते बच्चे लापरवाही में ऐसे ऐसे दोस्त बना लेंगे। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, युवा ऐसी ऐसी गंदगियों में फंसा हुआ है, तरह तरह के वो ड्रग्स ले रहा है, तरह तरह के वो नशे पते कर रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया, मैंने अपने जीवन में ये बीड़ी सिगरेट पीना तो बहुत दूर की बात है, गुटखा वगैरह या ये तंबाकू वगैरह, मैंने इनको सूंघा तक नहीं, दूर से तक नहीं देखा। दूर से देखना मतलब नजदीक से देखना, गौर से देखना, क्या है टेस्ट करके देखते हैं, मजा आएगा, ऐसा पता है वो चीज गंदी है तो दूर रहना उससे। लेकिन दोस्त ऐसे मिल जाते हैं लोगों को कि उस वजह से उनकी जिंदगी है वो खराब हो जाती है। तो दुरुपयोग किस प्रकार से होता है नशीले पदार्थों का, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में यहां से सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि एक होता है अवसादक। अवसादक मतलब कि आपका जो है डिप्रेसेंट या जिसे सेडेटिव्स बोलते हैं। अब एक आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश टर्म थोड़ा याद रखें, डिप्रेसेंट एंड सेडेटिव्स। डिप्रेसेंट और सेडेटिव्स ऐसा होता है कि जब आप डिप्रेशन में हो, अवसाद में हो, टेंशन में हो, कोई कह रहा है कि भाई जो है शराब है ना, कि शराब पी ले तेरा ठीक हो जाएगा डिप्रेशन, ठीक है, तो व्यक्ति फिर उसका आदी हो जाता है। और शराब से आप सबको पता है शरीर, धन, सामाजिक प्रतिष्ठा सबकी हानि होती है, और लास्ट में लीवर खराब होएगा ही होगा, व्यक्ति मरेगा बुरी तरह। तो ये अवसादक है, पहला प्रकार है नशीले पदार्थ के दुरुपयोग में, कि व्यक्ति डिप्रेशन या स्ट्रेस से बचने के लिए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई लॉस लग गया, किसी की डेथ हो गई, जीवन में कई सारी प्रॉब्लम हो जाए, तो व्यक्ति है वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर बाबू भैया की तरह बोलेगा दवाई है रे बाबा, दवाई है, दवाई नहीं है, जहर है, अवसादक है। प्रभाव यह है कि ये मस्तिष्क की गतिविधियों को धीमा कर देता है और हमें दर्द का पता नहीं चलता है, ऐसी चीजें होती है इसके अंदर। विशेष रूप से शराब या नींद की गोली में विशेष रूप से बार्बिटूरेंट्स, चिंता रोधी दवाएं, टेंशन बहुत होती है गुरुजी, है ना, कि मेरी खांसी क्या है ना, वो सीन है फिल्म का एक कि खांसी क्या, इसमें मेरा बाप भी, वो उसका बाप भी आदी होता है शराब का, तो कहता है कि बाप चला गया, खांसी क्या चली नहीं चाहिए तेरी, तो सब कुछ चला जाता है, बड़ी अच्छी दवाई है, ऐसा कहकर लोग उसको प्रमोट करते हैं शराब को, जो कि गलत है। चिंता रोधी दवाएं जिससे बेंजोडाइजेपाइन जिसमें अल्फ्राजोलम और जेनक्स शामिल हैं, कि स्ट्रेस, अवसाद, डिप्रेशन को हटाने वाली चीजें हैं, शराब है, नींद की गोली है, चिंता रोधी दवाएं जैसे बेंजोडाइजेपाइन जिसमें आपका अल्प्राजोलम और जेनेक्स शामिल होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको याद रखना है कि ये डिप्रेसेंट और सेडेटिव्स यानी अवसाद के रूप में, अवसाद को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए गुरुजी उसने दवाई ली है। ये दवाई काय की है, जहर है ये, चाहे शराब हो चाहे नींद की गोली हो। मैंने, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं आपको एक बात बताऊंगा। क्या बात सर? अभी एक आएगा उदाहरण यहां पर, जैसे होता है ना कि तंबाकू हो गया, तंबाकू छोड़ो, ये उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, मार्जुआना वगैरह ये छोड़ो, ये देखो तंबाकू के अलावा ऐसी कोई, मतलब आपको पता है आदमी ग्रीस को चाट लेता है। ग्रीस कौन सा सर? अरे वो गाड़ियों में यूज किया जाने वाला, कि हकीकत में ऐसा होता है सर, यस, पेट्रोल, ग्रीस। कई लोगों को देखा होगा पेट्रोल बड़े चाव से सूंघ रहे हैं, कहीं पे देखा होगा व्यक्ति कोयले खा रहा है, कहीं पे ऐसा देखा होगा कि व्यक्ति है वो झंडू बाम, भाई साहब झंडू बाम के यूं पूरी है जैसे कोई चावल खा रहा है साउथ इंडियन, झंडू बाम को ऐसे लेकर के चाट जाएगा। तुम्हारे घर में झंडू बाम नहीं छोड़ेगा वो, अगर उसको दिख गई तो। दवाइयां होती है ना, सरदर्द की दवाई वगैरह,
उनको खाने के आदी होते हैं कुछ व्यक्ति, और ये लत लग जाए ना, बुरी आदत जब लग जाए ना, तो व्यक्ति को सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है। अब आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि सर ऐसा कोई होता थोड़ी है, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। अरे भाई, ये हकीकत है। आप गूगल पे सर्च करना, क्या कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कोई औरत या आदमी जो जंडू बाम खा लेवे, है ना, तरह तरह के जो दवाइयां होती है उनको खा लेता है व्यक्ति, है ना, कोयले खा लेता है, पेट्रोल पी लेता है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हकीकत में होता है, वो इसके लिए इस्तेमाल होती है। जैसे उत्तेजक, उत्तेजक को कहेंगे स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट के रूप में दवाई का दुरुपयोग कैसे होगा? जैसे शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है, स्टिमुलेंट मतलब ऊर्जा आ जाती है, ताकत आ जाती है व्यक्ति को, ठीक है। और मानसिक सतर्कता को अचानक बढ़ जाए, मानसिक सतर्कता मतलब ताकत ही ताकत आ जाए। आदमी शराबी अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता है। कई बार रीले देखते होंगे, सांड से जाके भिड़ जाता है, जिससे हृदय गति रुकने का खतरा रहता है। ऐसा नहीं कि फिर तो ये सारी दवाइयां हैं जिसमें लाइसर्जिक एसिड है, पीसीपी है, ये सब आपके मतिभ्रम यानी कि हेल्यूजीनियस क्या नाम है इसका, इसको कहेंगे हेल्यूसिनोजेनस भ्रांति पैदा कर देवे, वास्तविक दुनिया से व्यक्ति को थोड़ा अलग ही फील दिला देवे। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रहेगा। आगे आ जाओ। भांग जिसमें मारिजुआना साउथ अमेरिका में इसकी बड़ी खेती की जाती है, दक्षिण अमेरिका के अंदर बड़ी सुर्खियों में रहती है ये मारिजुआना, और सुर्खियों में भी आती है कि भाई ये इलीगल तरीके से इसको सीमा पार भेजा जा रहा है। मारिजुआना या कैनाबिस भांग, ये हरे कलर की बिल्कुल, ये मारिजुआना का ही फोटो है, लड़की का नहीं कह रहा हूं, इसका कह रहा हूं। ये मारिजुआना है। आदमी भांग को घोल करके पी लेता है, होली मतलब त्योहार के अवसर पर, देखा नहीं होगा, होली के अवसर पर विशेष रूप से भांग पीने के बाद में गैले की तरफ पड़ा रहता है ना, उसको कोई होश ही नहीं होता है चलने का फिरने का, देखा होगा। तो भांग के बारे में तो पता होगा सबको अच्छे से। तो ये भी एक मति भ्रम वाला पदार्थ है। मति भ्रम पदार्थ की अगर हम बात करें, मति भ्रम मतलब कि हेल्यूसिनोजेनस, तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा मति भ्रम पैदा करने वाली जो दवाइयों का इस्तेमाल है वो उनको क्या कहते हैं। नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के प्रकार के अंदर हेल्यूसिनोजेंस क्या होता है, स्टिमुलेंट क्या होता है, या आपका डिप्रेसेंट या सेडेटिव्स क्या होता है। तो अवसादक, उत्तेजक और हेल्यूसिनोजेंस यानी कि भ्रांतिजनक, ये इसका इस्तेमाल होता है। अफीम युक्त पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं अमल, अलम नहीं कहते, इसे कहते हैं अमल। मल मतलब गंदा पदार्थ,
और अ मतलब गंदा पदार्थ नहीं है। ये दर्द निवारक के रूप में कि गुरुजी खेता में काम घणो करियो तो लोग कहते हैं कि भाई अफीम खा ले थोड़ा सा तेरा बॉडी एकदम सही हो जाएगी, है ना। ये कोई नहीं कहेगा कि गुड़ और बढ़िया चूरमा करके घी के साथ खा ले तेरी ताकत आ जाएगी बढ़िया, है ना। अफीम डायरेक्ट इलाज है, दर्द निवारक के रूप में काम करता है, जिसके दुरुपयोग पर जानलेवा लत बन जाती है ना। अफीमची बन जाता है व्यक्ति, नशेड़ी बन जाता है। मॉर्फिन, कोडीन, स्मैक वगैरह इसके अंदर आ जाती है सारी चीजें। और तंबाकू या निकोटिन युक्त भी दवाइयों का इस्तेमाल सिगरेट और ई सिगरेट, अभी आईपीएल में देखा होगा राजस्थान रॉयल का कप्तान है वो ई सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया, क्या नाम था उसका, पान पराग, क्या नाम था उसका। तो ई सिगरेट क्या होती है, एक डिवाइस होती है, जलाने की जरूरत नहीं है, बस बटन दबाओ, अंदर अपने आप ऑटोमेटिक उसका लिक्विड ऑन हो जाएगा और आपको वो फील देगा सिगरेट वाला बढ़िया सूंघ करके, या वो जो है ना मुंह के अंदर जो उसका फील ले लो, वो सिगरेट का नशा देगा, है ना। तो ये ई सिगरेट होती है। गुरुजी हम तो उस सिगरेट के बारे में समझते हैं, ये ई सिगरेट भी आगे, बिल्कुल आगे, उसमें वही नशा होता है तंबाकू निकोटीन वाला। एक होता है इनहेलेंट, इनहेलेंट भी दवाइयों का इस्तेमाल जो है दुरुपयोग होता है। इनहेलेंट की बात करें तो घर में आसानी से मिलने वाले उत्पाद, मैं इसी की तो बात कर रहा था, गोंद है, पेंट थिनर है, एरोसॉल स्प्रे है। एरोसॉल स्प्रे किस वाष्प को सूंघ रहा है, अरे भाई साहब जो पेट्रोल है उनको सूंघ रहा है, ग्रीस को खा रहा है कोई व्यक्ति, कई बार खबरें बन जाती है, अखबार में आता है ना, झंडू बाम जो चाट रहा है, तो ये उसको कहते हैं इनहेलेंट। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का इस्तेमाल कर रहा है दवाई का, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इनहेलेंट की कैटेगरी में आएगा। दूसरा है आपका तंबाकू निकोटीन वाले पदार्थ है, अफीम वाले पदार्थ है। फिर आता है आपका मति भ्रम यानी कि भ्रांतिजनक, जिसे हेल्यूसिनोजेस कहते हैं, उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेंट जिसे कहते हैं। और पहला है आपका अवसादक यानी डिप्रेसेंट या सेडेटिव्स, डिप्रेशन से शराब, नींद की दवाइयां, चिंता रोधी दवाइयां वगैरह उसको बचाती हैं। तो दवाइयों से बचने के लिए डोप मॉडल पर भी विचार किया गया है। डोप मॉडल क्या है, प्रश्न इससे बाहर जाएगा ही नहीं, आप चिंता मत करें। 5 में से 4, 5 में से 5 तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसा कहना गलत बात होगी, कुछ क्वेश्चन एक आध डिफिकल्ट भी आ सकता है, लेकिन 90% इसी का कि 5 में से 4 अपने इस कंटेंट से मिल जाएंगे एज इट इज, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 5 में से 5 भी मिल सकते हैं। डोप क्या होता है, जैसे मादक पदार्थों की रोकथाम और नशा मुक्ति के लिए आपका शिक्षा परामर्श और उपचार का व्यापक दृष्टिकोण है। कोई दवाई ले शराबी बन गया है, कोई अफीम का आदी हो गया है, कोई तंबाकू वगैरह का, बीड़ी सिगरेट का आदी हो गया है, तो उसको छुड़ाने के लिए आप, शिक्षा तो किसी की मानेगा नहीं, किसी के बाप की भी, तो परामर्श केंद्र वगैरह में एडमिट करो, उपचार करें उसका। फिर क्या होता है कि निकोटीन की मात्रा पहले ज्यादा लेता था, थोड़ा कम की जाएगी, धीरे 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 उसको ना चबाने की कुछ गोलियां दी जाती है, एकदम से नहीं छुड़ाया जाता है, महीना 2 महीना 4 महीना लगता है, तो धीरे धीरे निकोटीन की मात्रा कम दी जाती है ताकि वो उसकी बॉडी भी सही तरह से रिएक्ट करे। देखा नहीं तुम लोगों ने मेरा एक दोस्त है, साबुन की टिक्की पूरी खा जाता है। भरत अगर वो तेरा रूममेट है ना तो बेटा संभल के रहना तुम, तो लाएगा नहाने के लिए और दूसरे दिन पता चले भाई साहब ने तो चट कर ली, ये हकीकत है। तो उद्देश्य है डोप का की रोकथाम और पूर्ण सुधार, कि आप नशा ना करें, और रिहैबिलिटेशन मींस वापस वैसी अच्छी जिंदगी में उसे लेकर आए, हंसता खेलता बच्चों के बीच रहने वाला एक स्वस्थ व्यक्ति। डोप मॉडल के कुछ घटक होते हैं। डोप का मतलब क्या होता है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, क्या आएगा। डी मतलब ड्रग अवेयरनेस, मादक पदार्थों के प्रभाव की आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा ये अच्छा है, खा ले पी ले सूंघ ले और तुम उसको करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, आपको पता होना चाहिए ये घटिया चीज है, ये बेकार चीज है, ये मेरे किसी काम की नहीं है सर, मैं इसे यूज नहीं करूंगा। तो ड्रग अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। डी मतलब ड्रग, डोप के अंदर डी मतलब ड्रग अवेयरनेस। ओ मतलब होता है ऑप्शंस एंड कोपिंग स्किल्स, कि आपके विकल्प और कौशल विकास करें, कि कोई अगर इसका आदी भी हो गया तो उसको कैसे बचाना है, वो इसके अंदर आता है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, खूब सारे तरीके हैं जिसमें उसको बचाया जा सकता है। पी मतलब आपका पॉजिटिव एंगेजमेंट एंड सपोर्ट, देखो सकारात्मक सहभागिता और समर्थन, और उसके कोई आदी हो गया तो ऐसा नहीं कि उसको डांटे करें, उसको समझाएं। मेरे पास बहुत तरह के बच्चे आते हैं, कई सारे गेम में फंसे हुए आ जाते हैं कि सर हम तो ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, या मेरा दोस्त ने मेरे साथ ऐसा कांड कर दिया, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं। मैं सबको समझाता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है, मुझे तो पता है तरह तरह की समस्याएं होती है। कई बार नशे के अंदर शिकार बच्चे भी आ जाते हैं, कहते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर वो अपने घर परिवार माँ बाप को नहीं बताता है, मुझे बताता है
है ना। तो ये हम सबको करना पड़ेगा कि पॉजिटिव एंगेजमेंट है, सकारात्मक उसको मोटिवेशन देवे और उसे समर्थन देवे, उसका सपोर्ट करे, उसको डांटे नहीं। ई मतलब एम्पावरमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। एम्पावरमेंट मतलब वापस से उसका परामर्श और पुनर्वास, वापस उसको सशक्त करें। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्त, वापस से पहले जैसी स्थिति में उसको लेकर आवे। उसका रिहेबिलिटेशन मतलब पहले जैसी जिंदगी में पुनर्वास करे उसका। तो डोप का मतलब हुआ ड्रग अवेयरनेस, ऑप्शंस एंड कोपिंग स्किल्स, पॉजिटिव एंगेजमेंट और एम्पावरमेंट। और डोप मॉडल की कुछ चुनौतियां भी हैं कि जैसे हम डी फॉर बात कर रहे हैं ड्रग अवेयरनेस की, तो नए सिंथेटिक पदार्थ मतलब जानकारी देवे लोगों को इस बारे में, बुनियादी ढांचे और फॉरेंसिक लैब की कमी है। तो ऑप्शन विकल्प मतलब कि लोगों के अंदर कोई अगर नशेड़ी हो गया तो उसको छुड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कई सारे ढांचे डेवलप करने पड़ेंगे, सुधार गृह स्थापित करने पड़ेंगे। तो ये सुधार गृह भी यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है, सुधार गृह भी। और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव होता है, तो पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं देते हैं कि तूने ये नशा करना शुरू कर किया ही क्यों, लोग उसे डांटना स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव जागरूकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से समझाने की जरूरत है। ई मतलब यहाँ पर हमने देखा कि एम्पावरमेंट और वापस से पुनर्वास करना। तो लोग सामाजिक कलंक के कारण लोग इलाज नहीं कराते हैं कि अरे ये तो नशेड़ी है, इसका तो देखो 6 महीने इलाज चला है और देखो ना टावर रुड़ जाए, मारवाड़ी में कहे ना क्या तो नशेड़ी हो गयो, कहीं काम रखो नहीं, लोग बुराया करेला। तो सीधी सी बात है, उस डर से व्यक्ति अपना इलाज नहीं कराता। तो कई सारी प्रॉब्लम है डोप के सामने, ध्यान रखें। अन्य कारण है मानसिक तनाव, बेरोजगारी और सीमा पार से हाइब्रिड युद्ध, नार्को टेररिज्म से युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। विशेष रूप से मैं बात करूं पंजाब, एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी, उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब जो फिल्म है ना वो जरूर देखना। ये जो फिल्म है ये इसी के ऊपर आधारित है कि युवा आज के समय में कैसे नशे का आदी हो रहा है। पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर से भी विशेष रूप से सप्लाई की जाती है ऐसी, ताकि भारत के युवाओं का भविष्य है वो बर्बाद किया जा सके। लेकिन हमारे अंदर जागरूकता रहेगी तो हम नहीं बर्बाद होंगे, सीधी सी बात है। बचाव और नियंत्रण, पहला था दुरुपयोग के प्रकार, पहला था सबसे बड़ी बेरोजगारी। बेरोजगारी भी हट जाएगी, चिंता ना करें, सब हटा देंगे, चिंता ना करें। अब इसके लिए नशे का सारा थोड़ी लोगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो भैया, समय रहते पढ़े। तो नशे के दुरुपयोग के प्रकार हमने देख लिए, अब हम देखेंगे उसके बचाव और नियंत्रण के उपाय। बचाव के लिए आप जागरूकता फैलाएं, योग और व्यायाम कराएं, नशीले पदार्थ के खतरे और दुष्प्रभाव के प्रति स्वयं और परिवार को आप शिक्षित करें, और मानसिक तनाव को कम करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दैनिक जीवन में आप योग करें। अगर नशे के आदी हो गए तो जागरूकता फैलाएं, योग करें। पारिवारिक संवाद, माँ बाप से को बताएं, भाइयों को बताएं, गुरुजी को बताएं, है ना। और चिकित्सक की सहायता, यदि कोई पहले से नशे का चपेट में है और अचानक उसे ना छोड़े, आप किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाएं, वहां पर आपको उसकी मात्रा कम की जाएगी। जैसे आप तंबाकू सिगरेट के आदी हैं तो आपको निकोटीन की मात्रा है वो धीरे धीरे कम दी जाएगी। सिगरेट बंद करके एक गोली दी जाती है, पहले उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, फिर अगले 2-4 दिन में और कम मात्रा दी जाएगी, फिर 4-5 दिन बाद में जो गोली दी जाएगी उसमें निकोटीन की मात्रा और कम होगी। तो इस प्रकार से आपको नशा छुड़ाया जाता है, चाहे वो अफीम हो, है ना, मॉर्फिन वगैरह, इनमें इसको छुड़ाया जाता है। समझ गए मेरी बात को। तो 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। मजबूत पारिवारिक संवाद रखें, तनाव स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, गलत संगति से बच के रहना। ऐसे दोस्तों को ना बोले कि भाई तू ये पी के देख, ये खा के देख, मजा आ जाएगा, उसको बोलो ना, नो बोलना सीखें। दवाइयों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल। तीसरा टॉपिक, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस। इट इज ए वेरी इजी टॉपिक, और इसमें फिट इंडिया मूवमेंट वगैरह जो करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं वो भी आप, जब मैं यूट्यूब पर पढ़ूँ आपको करंट अफेयर्स राजस्थान और इंडिया का सीईटी के लिए, उस समय लास्ट के 3 महीने का करंट पूछा जाएगा। अक्टूबर में पेपर है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर का करंट आपसे पूछा जाएगा, तो वहां के कई सारे टॉपिक काम आ सकते हैं। तो हमने सीपीआर देख लिया, हमने देख लिया सीपीआर के अलावा फर्स्ट एड पहले यूनिट, दूसरी यूनिट में दवाइयों का दुरुपयोग और उनके बचने के उपाय करवा दिया मैंने, 6-7 प्रकार बताए। इनहेलेंट कौन सी है, सेडेटिव्स कौन सी है ना, जो है मति भ्रम वाली कौन सी है, सारी चीजें बता दी। उनको आपको पढ़ना है बार बार। एक बार वीडियो को लाइक करके बता दो कि यस सर समझ में आ गया है।
अब ये जब समझ में आ गया है तो हम युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, जो तीसरी यूनिट है इस जन स्वास्थ्य वाले टॉपिक के अंदर, ये बहुत बढ़िया टॉपिक ऐड किया है कि लोगों की जब हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो वो देश आगे क्या बढ़ेगा। तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा टॉपिक ऐड किया है सीईटी के अंदर, ग्रेजुएशन में भी ऐड हो सकता है। तीसरी यूनिट है युवाओं में फिजिकली और मेंटली फिटनेस के बारे में। वर्तमान परिदृश्य क्या है, मुझे एक चीज बताओ, इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो थोड़े बहुत पॉइंट जो जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। फिजिकली फिटनेस, शारीरिक स्वास्थ्य आज के समय में लोगों का बिगड़ा हुआ है पूरा एक तरह से। कैसे? गतिहीन जीवन शैली है, ऑफिसेज वगैरह में काम करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, एक ही कुर्सी पर, चेयर पर, और पूरे दिन काम करते हैं। इस वजह से उनके हार्ट पर, ब्लड सर्कुलेशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जंक फूड खाने की आदत पड़ी है, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, मुझे तो नाम ही नहीं आता है, और ये सब होते हैं। सीपीआर रेट क्या होनी चाहिए? 110 से 120 पर मिनट, ठीक है, बताया था अभी। अब जंक फूड वगैरह इनका सेवन करना, स्क्रीन टाइम, फोन चलाते रहते हैं, उससे भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है। युवाओं में मोटापा आ रहा है, ओबेसिटी। 1990 से पहले कभी मोटापा देखने को नहीं मिलता था, अभी 2000 के बाद में खूब मोटापा देखने को मिलता है क्योंकि खान पान बदल गया। टाइप 2 डायबिटीज है, और हाई ब्लड प्रेशर है, और गैर संचारी रोग है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गैर संचारी में जो आपकी शरीर में आपके लक्षणों की वजह से पैदा होंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके अंदर ये बीमारी नहीं फैलाएगा। तो कहने का मतलब है फिजिकल, जो आज के समय में लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य है वो इस वजह से प्रभावी है। कहीं पर आप देखोगे मोटापा, डायबिटीज, स्क्रीन टाइम, जंक फूड, गतिहीन जीवन शैली, ये सब बीमारियों के कारण बनते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के अंदर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में 20% युवा किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित है। अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है इस दौर में, तो बेरोजगारी की वजह से भी व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, कई सारी चीजें, लेकिन आप पढ़ते रहे सारी समस्याओं का समाधान होगा। मानसिक स्वास्थ्य कई तरह के हो सकते हैं। व्यक्ति करियर, अपने भविष्य की चिंता करे, अपने शरीर की चिंता करे, स्वास्थ्य या कोई बीमारी हो रखी है तो उस वजह से भी मानसिक जो है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा उसका। फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारणों के अंदर एक करियर का दबाव, टेंशन, डिप्रेशन, चिंता। चिंता की वजह से व्यक्ति के है ना प्रजनन क्षमता भी गिर जाती है, ये भी देखने को मिला है। डिप्रेशन की वजह से बाल गिरने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। इस युवा अवस्था के अंदर सफेद बाल आने लग गए सर बाल गिरने लग गए, है ना। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ना तो फिर भी ठीक है कि मेहनत जो ज्यादा कर रहा है उसका भी हो सकता है, लेकिन शरीर में कुछ कमी की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिकल फिटनेस प्रभावित करती है। करियर का दबाव होता है, कोई अपनी ग्रोथ को लेकर के, कोई अपनी पढ़ाई को लेकर के डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है। डिजिटल डिटॉक्स की कमी है। डिजिटल डिटॉक्स कैसे? कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने से युवा है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम उसके अंदर पैदा हो जाती है सोशल मीडिया के अंदर अगर वो एक्टिव है तो। मादक पदार्थों के सेवन से, तनाव से बचने के लिए नशीले पदार्थ और शराब की ओर बढ़ रहा है, उससे भी उसकी हेल्थ प्रभावित होती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारण बड़े सिंपल से हैं, जिसका सीधा असर शरीर पे होता है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके लिए कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है, टेंशन नहीं लेनी, बिना पढ़े भी ये टॉपिक कर सकते हो, ठीक है। ओके, आगे देखो, यूथ मेंटल हेल्थ की बात करें, बैरियर्स टू केयर, एकेडमिक प्रेशर, पढ़ाई की चिंता, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ता है, राइजिंग प्रिविलेंस, जो समाज के अंदर क्या भाई नाम नहीं कमाया, बड़ा नहीं बने तो लोग क्या कहेंगे, और टेक्नोलॉजी एज ए सॉल्यूशन। सरकारी पहल और योजनाएं भी हैं, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट जैसे प्रोग्राम है जो नेशनल लेवल पर आयोजित की जाती है। कई सारी मैराथन दौड़ाई रन की जाती है, जैसे दौड़ होती है फिजिकली फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए। व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम से शारीरिक गतिविधि और खेल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए। मनोदर्पण नाम से शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जो कोविड-19 के बाद में छात्र और शिक्षक और परिवार को मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्टार्ट की गई है। एक राजस्थान के बजट के अंदर भी इस बार जो है स्वास्थ्य से संबंधित पहल है वो स्टार्ट की गई है। अपना राजस्थान बजट 2026-27 में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पहल, उसका नाम क्या है आप लोग रिकॉल करिए उसको, ठीक है। राज ममता, है ना, राज ममता प्रोग्राम, मैं इसको लिखाना चाहूंगा, राज ममता। और राज ममता प्रोग्राम भी है और राज ममता एक पोर्टल भी है। तो ये कार्यक्रम है वो राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2026-27 लिखिएगा,
राजस्थान बजट 2026-27 जो वर्तमान का बजट है उसके अंदर इसकी बात है वो कही गई है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राज ममता कार्यक्रम है आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य को रोकने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी जो करंट की है वो आपको मानसिक स्वास्थ्य वाले टॉपिक में साथ में पढ़नी पड़ेगी, वो मैं करंट में भी कवर कराऊंगा। मनोदर्पण है कोविड के बाद में। राष्ट्रीय युवा नीति है वो युवाओं के समग्र स्वास्थ्य की बात करता है। ठीक है, और तनाव और उससे निपटने के उपाय के अंदर मेरे नोट्स हैं कुछ लिखे मैंने। तनाव का मतलब हैंस शेले के अनुसार एनसीईआरटी की परिभाषा है, ये एनसीईआरटी का सीधा टॉपिक है, एज इट इज आपको मैं करवा रहा हूं, लिखिएगा। शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं को हम तनाव कहेंगे। तनाव दैहिक होता है, हार्मोन की क्रिया को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन एक्टिव हो गया तो जो भागो और लगो लड़ो, फाइट और फ्लीट वाला जो हार्मोन है, तनाव के बारे में बताया। हैंस सेले की परिभाषा है। सेले के अनुसार तनाव है दो प्रकार के होते हैं, एक यू स्ट्रेस होता है, एक डी स्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस का मतलब होता है मध्यम और इच्छित तनाव होता है, जैसे खेल परीक्षा हार जीत का छोटा मोटा तनाव होता है, उसे यू स्ट्रेस कहा जाता है। डी स्ट्रेस वो होता है जो बड़ा तनाव होता है, काफी बुरा तनाव होता है, जैसे जीवन की बुरी और विपरीत घटनाएं, मान लो किसी की डेथ हो गई, जीवन में स्वास्थ्य का भयंकर नुकसान हो गया, या बिजनेस में कोई लॉस चला गया किसी को, तो वो डी स्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस छोटा स्ट्रेस होता है, हैंस सेले के अनुसार, याद रखना। तनाव के कारण क्या है? जीवन की घटनाएं, किसी की मृत्यु, कोई दुर्घटना हो गई, विपरीत परिस्थिति आ गई, दैनिक जीवन की परेशानियां, अस्त व्यस्त जीवन है, कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है, पारिवारिक माहौल, रिश्ते, ये सब डिप्रेशन के कारण है। दीर्घकालिक भूमिका, माता पिता द्वारा बच्चों के भविष्य की चिंता भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस। आप लोग भी पेरेंट बनोगे तब आपको अपने बच्चों की चिंता रहेगी। अभिघात और कृत्रिम और प्राकृतिक घटनाएं, परमाणु बम हमला है, भूकंप, बाढ़ वगैरह, इन सब से भी डिप्रेशन होता है। जैसे जापान वालों को देख लो, पिछले 50 साल से डिप्रेशन से निकले बेचारे। तनाव से निपटने के उपाय में आप उनके कारणों का पता लगाएं, तनाव की तीव्रता को कम करें। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन जब बहुत हद से ज्यादा होता है तो व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है, तो उसकी तीव्रता को कम करें। व्यवहार के अंदर बदलाव लाएं, यथार्थवादी जीवन जीवें, अवास्तविक लक्ष्य ना रखें। मुझे तो सर राजस्थान टॉप ही करना, कई बार होता है, हर बार हर बच्चा यही कहता है। आप एग्जाम निकालने पे फोकस करें, एग्जाम निकल जाएगा। टॉप होना ना होना बाद की बात देखेंगे। दूसरों की राय लें, खुद के सर्वशक्तिमान ना माने कि मैं मेरा भला कर सकता हूं। दूसरों की दो बातें सुनोगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। और टाइम मैनेजमेंट करें, शारीरिक कसरत करें, नींद लेवें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, अहंकार को दूर करें, आत्मपुष्टि, स्वयं के लिए समय निकालें, योग प्राणायाम, एक्सपर्ट की सलाह लेना। युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित ये टॉपिक था जो कंप्लीट होता है। युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तनाव को कम करने के उपाय हैं, शारीरिक और मानसिक वाले। सोशल मीडिया की लत और स्वास्थ्य जोखिम, ये सिलेबस का चौथा टॉपिक है, और सोशल मीडिया के लिए आपको ज्यादा विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट की दोनों यूनिट काफी अच्छी है। सोशल मीडिया की लत और स्वास्थ्य जोखिम। सोशल मीडिया के संबंध में डेनमार्क की प्रधानमंत्री का एक कथन बड़ा वायरल हुआ अभी। इसमें उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को मैं सिगरेट पीना देख सकती हूँ, सिगरेट पीते हुए देख सकती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे जो बैठा रील स्क्रॉल करता है मैं वो देखना पसंद नहीं करूंगी। तो ये इतनी बुरी चीज है। मानसिक स्वास्थ्य जोखिम, सोशल मीडिया डिसफॉर्मिया, फिल्टर की गई तस्वीरों से अधिक शारीरिक तुलना करना, जिससे हीन भावना, बॉडी इमेज। अब वो फिल्टर वाले तो भाई साहब कलुआ को एकदम हीरो बना दे और कलुटी को एकदम से बना दे, वर्तमान हीरोइन का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ऐश्वर्या रॉय बना दे। तो वो मानसिक स्वास्थ्य जोखिम, आप बार बार कंपेयर ना करें। और डोपामाइन लूप भी होता है। डोपामाइन वो हार्मोन होता है जो आपको खुशी देता है। लाइक कमेंट पर, सोशल मीडिया में आपने इंस्टाग्राम चला रहे हो, अरे मेरे लाइक क्यों नहीं आए, अरे मेरे व्यूज क्यों नहीं आए। अरे हम तो इंस्टाग्राम पे रील डाल के छोड़ देते हैं, वो 2-4 लाख व्यूज आते हैं तो भी पता नहीं चलता है कि लाखों में व्यूज आ गए। अच्छा, वो भी ध्यान नहीं रहते, हम तो चलता रहता है एक लेवल के ऊपर उठे हुए कि ना ना बच्चों तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, जिसके काम की होगी वो देख लेगा। लेकिन जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही जीते हैं कि सोशल मीडिया से पैसा आएगा, सोशल मीडिया पे व्यूज आएंगे,
अब भाई मैंने तो यूट्यूब पे ऐड ही बंद कर रखी है, चाहूँ तो महीने के 1-2 लाख यूट्यूब से ले सकता हूँ, लेकिन ऐड बंद कर दिए पूरी तरह से, एक सिंगल वीडियो पे ऐड नहीं आएगी। तो मुझे तो टेंशन है ही नहीं व्यूज़ की या पैसे की, फिर भी व्यूज़ सबसे तगड़े आते हैं, पैसा भी खूब आ सकता है, लेकिन ऐड ऑफ की हुई है। तो मैं तो इन चीज़ों से बाहर निकला हुआ हूँ। लाइक, कमेंट, व्यूज़, पैसा, उन सब की चिंता होती है तो सोशल मीडिया प्रभावित करता है, जिसके भी सोशल मीडिया हैंडल, प्लेटफॉर्म जिसके पास हैं। और जिसके पास नहीं है, अब गुरुजी मैं तो इंस्टाग्राम पर रील डालता ही नहीं हूँ, डालती नहीं हूँ, तो बेटा तुमको क्या टेंशन होगी। और फिर तो तुम सोशल मीडिया चलाने वाले हो, उसके ग्राहक हो, तो वो तुम्हारे शरीर को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। खुशी का जो हार्मोन रिलीज होता है आपको, आपके फेवर में अगर चीज़ें हो तो नोटिफिकेशन चेक करने की अंतहीन और बाध्यकारी लत बन जाती है। अरे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे किसने स्टेटस लगाया करा, मैं साल में लगाता नहीं हूँ एक सिंगल स्टेटस, 1 या 2 को छोड़ के, कभी कभार आना ना किसी का स्टेटस देखता हूँ ना स्टेटस लगाता हूँ, क्योंकि स्टेटस बना हुआ है तो क्या ही स्टेटस लगाएं। तो व्यक्ति क्या है कि सोशल मीडिया में बार बार जाएगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएगा, व्हाट्सएप पे चेक करेगा। मुझे खुद नहीं पता था किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे खुद की ज़िंदगी का ध्यान रखता हूँ, बच्चों को पढ़ाना है सुबह से शाम, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का टाइम ही नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है डोपामाइन लूप के अंदर। साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और हेट स्पीच, ट्रोलिंग के कारण युवाओं में गंभीर अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति है। भाई साहब किसी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया, अब वो फिर ट्रोल होएगा। तो सोशल मीडिया मत आओ तो थोड़ा सा गार्ड रखो। मारवाड़ी में कहावत है, हिम्मत रखो, आप अगर ट्रोल करते हो तो दूसरों की ट्रोल भी झेलो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं जिसको। ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और ये शारीरिक स्वास्थ्य को। मानसिक स्वास्थ्य में आपका मानसिक स्वास्थ्य जोखिम होता है, कई सारे डोपामाइन लूप होता है, साइबर बुलिंग होता है, ट्रोलिंग होती है। शारीरिक स्वास्थ्य में आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चलाते हो, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है, तो उसके निकलने वाली ब्लू लाइट है, वो आपका मेलाटोनिन हार्मोन है, उसके स्त्राव को रोकती है, जिससे आपके अंदर इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपकी लाइफ तबाह हो जाती है। ऐसे कितने बच्चे हैं, कमेंट करना कि गुरुजी हम तो सोशल मीडिया के आदी हैं। सोशल मीडिया कौन कौन चलाता है रात के 10 तो नॉर्मल है, 10 से 12 1-2 बज जाए पता ही नहीं चले हैं, ऐसे कौन कौन है। ऐसा ना करें, मेलाटोनिन हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर नींद नहीं आएगी, फिरते फिरोगे, फिर नींद का पैटर्न बिगड़ना, गतिहीन जीवन शैली, शारीरिक गतिविधि में कमी आ जाती है, जिससे युवा मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। तो फिजिकली और मेंटली बुरी तरह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सोशल मीडिया की वजह से, तो उसको अवॉइड करें। यही टॉपिक आपके सिलेबस में है, अंतहीन टॉपिक है, कितना ही पढ़ो, लेकिन मेरा विश्वास है कि 5 में से 4 क्वेश्चन आप लिमिटेड कंटेंट पढ़ोगे तो भी आ जाएगा। इसमें टाइम बर्बाद मत करना। ये तो मैं अभी तो क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसके आराम से हो जाएगा, चिंता ना करना। 4 महीने बाद एक बार फिर से नोट्स लेकर आऊंगा रिवीजन करके, है ना, रिवीजन लेके आऊंगा। निवारण उपाय अक्टूबर में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर आप सप्ताह या महीने में एक दिन पूरी तरह से सोशल मीडिया से दूरी कर लेवे, सोशल मीडिया उपवास कर लेवे। स्क्रीन के उपयोग के दौरान 20 मिनट में और 40 फीट दूर किसी वस्तु को 20 सेकंड के लिए देखें। स्क्रीन के उपयोग के दौरान 20 मिनट में, प्रति 20 मिनट में 20 फीट दूर किसी वस्तु को 20 सेकंड के लिए देखें। ऐसा नहीं कि फोन में घुसे जा रहे हो, आपका आंखें आई साइट कमजोर हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए दूर देखने का भी अभ्यास करें। आप 1 फीट नज़दीक से आप फ़ोन को देख रहे हो या 5 इंच नज़दीक से आप फ़ोन को देख रहे हो, जो कि गलत है। ऐसा आपकी जो है एकाग्रता भी कम होगी, आपकी आई साइट भी वीक होगी। तो आप थोड़ा दूर देखने का अभ्यास करें, जो ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं वो। स्क्रीन फ्री जोन, भोजन कक्ष और बेडरूम को नो फोन जोन घोषित करें। पढ़ाई कर रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, फोन को, बहुत बहुत खुशी होती है। मेरे बच्चे जो व्हाट्सएप पे मेरे से जुड़े होते हैं, मेरा तो काम ही है कि मेरे बच्चों को रिप्लाई करना या टीम के मैसेज वगैरह देखना। मुझे तो सोशल मीडिया दिन में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा सोशल मीडिया का जो टाइम है वो घंटों में होता है। कारण ये है कि मुझे टीम को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, पीडीएफ पढ़नी पड़ती है व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मेरा तो पूरा सोशल मीडिया पे ही टाइम चला जाता है। टाइम इसलिए चला जाता है, मेरा काम ही वही है, ठीक है। यूट्यूब को देखना, कौन सा वीडियो अपलोड करना है, अभी क्या शेड्यूल लगाना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन तुम लोगों का ये नहीं होना चाहिए। हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों से दूर रहे।
सो रहे हो तो इन चीजों से दूर रहे। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में साइबर वेलनेस और संतुलित तकनीक को अनिवार्य रूप से शामिल करें। सिलेबस के अंदर साइबर वेलनेस को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद विद्यार्थियों। ये होते हैं नोट्स का द एंड यहां पर। और ये नोट्स आप लोग अगर कहें तो यहां पर इसका रिवीजन करवा देते हैं। और प्लीज इससे ना डरें, मैं फिर से कहूंगा